दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज के सेशन से आपके फर्स्ट पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो आज का सेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। आपको आज के सेशन से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर हालत में मिलने वाले हैं, MCQ के फॉर्म में, लघु उत्तरीय के फॉर्म में और अति लघु उत्तरीय के फॉर्म में। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ में आपके इस चैप्टर के साथ हिंदी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपके फर्स्ट पेपर दोनों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो बड़े ध्यान से चैप्टर को समझेंगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले ही बता दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ण की परिभाषा लगाओ। वर्ण होता क्या है? तो मेरे भाई सिंपल याद रखो कि वर्ण जो होता है वो उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे छोटा आ को तोड़ के दो आधे आधे छोटा नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे वो छोटे से छोटा मूल ध्वनि है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे भाई कौन होती है? वर्ण होती है। ये आपसे MCQ में पूछा गया है, याद रखिएगा ये लाइन। आगे अगर आपसे बात की जाए उदाहरण के लिए, तो मैंने इसमें उदाहरण कुछ लिख दिए हैं कि ये सारे जितने भी वर्ण होते हैं आप कोई भी लिख सकते हो आप उदाहरण में। वर्णमाला क्या होती है? इन्हीं वर्णों को अगर हम क्रमबद्ध समूह में रख दें सबको, अगर हम इनको व्यवस्थित कर दें क्रमबद्ध समूह में, तो उसी को हम वर्ण के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहने लगते हैं। यानी व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अगर हम वर्ण को लिख दें तो हम उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। तो हम उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों को अगर हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिख दें। वर्ण के भेद आपसे पूछे जाते हैं। वर्ण मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे हम स्वर की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे हम व्यंजन की बात करेंगे। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं बताओ जरा स्वर क्या होता है? आप बोलोगे भैया स्वर वे होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, किसी की सहायता की जरूरत ना हो। व्यंजन वह होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाएँ, बस यही डेफिनेशंस होती हैं। व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो स्वर की सहायता से होता है और स्वर का उच्चारण जो होता है उच्चारण वो स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया स्वर क्या होते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय वायु जो है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ऐसे कर लीजिए। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। और यही याद रखिएगा, यहाँ आपको री लेना है और संस्कृत में हम ली भी ले लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो आपको मैं संस्कृत जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अलग तरीके बताए थे, ठीक है। साथ ही साथ स्वरों का भी वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर 5 हो गए बस हो गया। स्वरों का भी हम स्वर हमारा 1 हो गया तो बस खत्म। स्वरों का भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं 3 भागों में। तो इसको हम लोग विभिन्न आधारों पर बांटते हैं। उच्चारण समय के मात्रा के आधार पर हम 3 भेद बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं भैया? ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ। 1 मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में दीर्घ स्वर, 3 मात्रा का समय उच्चारण में लगे तो प्लुत स्वर होता है। बात खत्म। इतना आपको मैंने बता दिया। बाकी आप इसमें एक बार डेफिनेशन भी देख लो कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं भैया, जल्दी से बोलो। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिसमें 1 मात्रिक या 1 मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है? कौन कौन से? 4 हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, दुगुना समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और अगर आपसे बोला जाए प्लुत स्वर कैसे कहते हैं, तो जो ओम आपने सुना है शब्द ओम, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। ओम इसका उदाहरण है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो मेरे भाई जो ओम या फिर ओ करके नहीं बुलाते हैं, वो वाला ये हमारा हो गया। दूसरे नंबर पे हम ओष्ठाकृति के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार के बनते हैं। वो तो हमारा समय के हिसाब से था, ओष्ठाकृति के हिसाब से, उच्चारण समय नहीं, ओष्ठाकृति होंठों के आधार पे 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार जिसमें वृत्त बने, देखो खुद ही दिख रहा है वृत्ताकार, वृत्त की तरह। तो हमारे होठों का आकार गोल हो जाए वृत्त की तरह, उसमें हम बोलते हैं कि वो हमारे होते हैं वृत्ताकार स्वर। यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। एक बार बोल के देखो, ऊ ऊ ओ औ। ये करते समय तुम्हारे होठ का जो आकृति है वो एकदम गोल गोल बन जाएगी, सुअरनुमा आकृति आपके मुंह की बन जाएगी। ये बोलने का तरीका है, बताने का तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीके की आपको जो फीलिंग आने लगेगी तो आप समझ जाओ कि ओष्ठाकृति या वृत्ताकार स्वर ही हमारे वो ओष्ठाकृति के हिसाब से बनना है। लेकिन अगर हम बात करें अवृत्ताकार, जिसमें होंठ गोल ना होकर के किसी भी अन्य शेप में हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं मेरे भाई कौन से? अवृत्ताकार, यानी वृत्त नहीं बनना है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए।
आ ई ए। अब ओ ऊ अगर आप ये बोलोगे तो ये चारों के चारों हमारे वृत्ताकार में चले जाएंगे, छोटा ओ बड़ा ओ और ओ। अब अगर हम जीवा आकृति के हिसाब से बोलें, जीभ के हिसाब से बताएं तो मेरे भाई ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? जीवा के हिसाब से मेरे भाई ये 3 प्रकार से फिर से बटेंगे। एक तो अग्र स्वर आगे जीभ वाले, मध्य स्वर बीच की जीभ वाले और पश्च स्वर पीछे जीभ से आने वाले शब्द, ठीक है। तो जीभ का अगला भाग हमारा सक्रिय होता है ए में। 4 हो गए, कौन से हो गए? ए ये याद रखना सारे भैया। एक ये हो गया मध्य स्वर के लिए और हमारे यहाँ पे 4 हो गए, 5 होंगे दीर्घ स्वर के लिए, 5 हो गए पश्च स्वर के लिए। तो याद रखेंगे इस बातों को और अच्छे से इनको समझ लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पहला मेरे भाई जीभ के अगले भाग सक्रिय होने पे ए। जीभ के बीच का भाग सक्रिय होने पे आ, और जीभ का पिछला भाग सक्रिय होने पे आ ऊ ओ औ। तो आप फील करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा अंदर से कहाँ से आपके जीभ में आकृति आ रही है। साथ ही साथ फिर से मुखाकृति पे आ गए हैं, मुख की आकृति पे आ गए हैं। अब मुखाकृति और ओष्ठाकृति अलग था, पूरा मुंह बन रहा है, वहाँ पे पूरे होंठ बन रहे थे, बात वही पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ये 4 तरीके के होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब चलिएगा भैया, मुखाकृति के हिसाब से इसके 4 भेद होते हैं। एक होता है विव्रत, यानी इसमें मुख पूरा खुलता है, आ करके देखो एक बार, पूरा मुंह खुल जाएगा, बड़ा आ है क्योंकि। अर्धवृत्त कौन सा होता है? अर्धविव्रत होता है जिसमें मुंह आधा खुलेगा। कितना खुलेगा? अर्धविव्रत, आधा खुलेगा। तो ये हो गया छोटा आ, ए और औ। छोटा आ, ए और ओ। याद रखिएगा, अर्धविव्रत और अर्धसम्वृत को अगर आप एक साथ याद करते हो तो आपको थोड़ा सा सिंपल रहेगा याद करना। इसमें जो मिसिंग है, ए मिस है और ओ मिस है, वो दोनों हमारे अर्धसम्वृत में आ जाते हैं। यानी मुंह आधा बंद रहता है, मुंह आधा बंद रहता है। सम्वृत में मुंह लगभग पूरा बंद सा ही लगता है, जैसे ए ओ बोल के देखो, मुंह बंद ही रहता है, मुंह नहीं खुलता है, मुंह इनमें बंद ही रहेगा। आधा मुंह कब खुलेगा? आ, ए, औ, आधा खुला है। लेकिन अगर वहीं बोलें कि मेरे भाई ए ओ, तो इसमें आप देखो कि आधा मुंह बंद रहेगा, मुख आधा बंद रहेगा और वहाँ पे आधा मुंह खुला जैसा महसूस होगा। तो ये दोनों आप अगर एक साथ बोल के देखोगे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया, एकदम मैंने फील कर लिया है कि इसमें मेरा मुँह खुलता है, उसमें मेरा मुँह बंद हो जाता है। तो बात आ गई समझ में। ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आपके पास 100% होने चाहिए। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल घुट्टी बना के पी जाइए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 5 तरीके से हम इनको विभाजित करते हैं। 5 तरीके नॉर्मली 5 देखते हैं, और भी देखते हैं, कंठ तालव्य भी देखते हैं, कंठोष्ठ देखते हैं, लेकिन वो हम लोग व्यंजन में देखते हैं, स्वर में नहीं देखते हैं। चलिए हम 3-4 तरीके के इनको पढ़ेंगे। तो पहला नंबर मेरे भाई कौन सा मिल जाएगा? कंठ स्वर मिल जाएगा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। विसर्ग भी मेरे भाई इसमें आती है, ये हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे। हा भी इसमें आता है, ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका भी हमें कोई काम है नहीं। का वर्ग आता है, ये सब हम व्यंजन जब पढ़ेंगे तब उसमें सारे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्वर देखने हैं। तालव्य की बात करें, तालु में मेरे भाई छोटी और बड़ी आती है। मूर्धन्य की बात करते हैं तो री ऋषि आता है। ओष्ठ की बात करते हैं तो ओ यानी छोटा और बड़ा ओ आता है। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर ये हमें 2 तरीके के मिलते हैं। एक तो अनुनासिक स्वर मिलता है, एक निरनुनासिक स्वर मिलता है। यानी अगर हम जब कोई स्वर का उच्चारण करेंगे तो हवा हमारे नाक वाला साउंड भी उसमें आए, जैसे हिमेश रेशमिया के गाने होते हैं तो वो नाक के सुर से निकलते हैं। तो वैसे वाले जितने भी शब्द हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक से भी मेरे भाई एयर निकलती हमको महसूस हो, और एक वो नाक वाला नोजल साउंड भी इफेक्ट महसूस हो, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो हमारा अनुनासिक स्वर होता है। कैसा होता है? अनुनासिक स्वर होता है, ठीक है। जैसे आ ई, ठीक है, ये हो गए। अब निरनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जैसे आ ई, केवल मुंह से हवा बाहर निकलेगी, नाक का इन्वॉल्वमेंट एकदम 0 हो। यानी आप याद करने के लिए बोल सकते हैं कि जब आपको कोल्ड होता है तब आपके अंदर से केवल और केवल निरनुनासिक स्वर ही निकल रहे होते हैं। ये बातें आप ऐसे करके भी समझ सकते हो। वैसे इसका कोई सेंस नहीं था मेरे बोलने का, पर आप याद करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने ये लिख भी दिया है, आपको याद, मैंने शायद पहले भी बता दिया कि संस्कृत में री के अलावा भी अन्य स्वर आते हैं, हिंदी में वो नहीं आते। जैसे ली हो गया, नहीं लिया जाता है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म होता है, और बहुत ही कतई जहर चैप्टर है भैया, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपके एग्ज़ाम में इससे 100% 4-5 क्वेश्चन आएंगे। आज मैं लिख देता हूँ, आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे यहाँ पे आके कमेंट करना, 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले हैं। चलिए
इसी के साथ में बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।